हाय फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो है दैट इज़ फिफ्थ इन द सीरीज ऑफ द CDS PYQ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर कॉन्ट्ररी? कॉन्ट्ररी मतलब उल्टा, ओके मतलब अपोजिट। हम बोलते हैं अपने आप को फेडरल है, लेकिन क्या सच में हम फेडरल हैं? अब देखते हैं ज़रा। कॉन्ट्ररी टू द नॉर्म ऑफ द फेडरल पॉलिटी। अब समझते हैं कि भाई फेडरलिज्म होता क्या है। देखिए, फेडरलिज्म होता है पावर शेयरिंग की हम बात यहाँ पे करते हैं, ओके। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई प्रॉपर हमारे यहाँ पे पावर शेयरिंग होती है। तो क्या सच में हमारे यहाँ पे होती है? देखिए, हमारे यहाँ पे प्रॉपर नहीं होती, इसलिए हम अपने आप को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अपने आप को क्वाज़ाई फेडरल। क्या बोलते हैं हम अपने को? क्वाज़ाई फेडरल। क्योंकि जो हमारा टिल्ट है वो किसकी तरफ है? वो है सेंटर की तरफ, दैट इज यूनियन की तरफ हमारा टिल्ट है। जैसे आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, हमारे यूनिटरी फीचर कौन से हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, ठीक है। आपको यूनिटरी फीचर बताता हूँ थोड़ा सा। हमारे पहला फीचर आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग सेंटर। आपको आर्टिकल 2 और 3 क्या बोलते हैं? हमारा पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि हमारे मैप को, इंडियन मैप को रीड्रॉ कर सकता है वो। समझ रहे हैं आप बात? तो इसका मतलब वो राज्य की बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है बिना राज्य की सहमति से, ओके। आर्टिकल नंबर 253 क्या बोलता है? अगर इंटरनेशनल लॉज को इंप्लीमेंट करना है तो पार्लियामेंट अपनी मर्जी से इंप्लीमेंट कर सकता है विदाउट आस्किंग। 2013 का IAS प्रीलिम्स का क्वेश्चन था वैसे ही। उसके बाद हमारे यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन आते हैं आर्टिकल नंबर 352 के अंदर। क्या बोलते हैं वो? कि इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर जो पूरी पावर है वो किसके पास आ जाएगी? पार्लियामेंट के पास आएगी। यूनिटरी उस टाइम तो बन जाएगा, पूरा यूनिटरी हो जाएगा वो सिस्टम। साथ में अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। अब गवर्नर कौन है भाई? हु इज द गवर्नर? गवर्नर इज अ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर आप देखिए, गवर्नर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, करेक्ट। वो क्या करता है? गवर्नर के पास सबसे बड़ी पावर क्या है? रिजर्व करता है बिल, पता है ना? अंडर आर्टिकल नंबर 200 बिल रिजर्व कर लेता है फॉर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब क्या? पार्लियामेंट के, मतलब सेंटर के लिए रिजर्व कर लेता है वो। हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड ऑडिटर है, मतलब कैग है हमारे पास। क्या आपने सुना है स्टेट लेवल पे कैग हम पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। हम सिर्फ एक ही कैग पढ़ते हैं, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जो फंड इंडिया के वो करता है, लाइक ऑडिट करता है, सारी की सारी चीज़ें वो स्टेट लेवल पे भी ऑडिट करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जो स्टेट का भी फाइनेंस एक बार ऑडिट करने की बात होगी तो कैग के अंदर ही आएगा सब कुछ। और कैग किसको रिस्पॉन्सिबल है? कैग रिस्पॉन्सिबल होता है सबसे ऊपर तो भाई पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा, ओके, प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा वो। तो ही इज नॉट, मतलब ही इज नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर। गवर्नर को अपनी रिपोर्ट भेज देता है वो। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे फेडरल प्रोविजन नहीं है, वी हैव द क्वाज़ाई फेडरल। ठीक है, हमारे जितने भी प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे क्या मिलेंगे आपको? मोस्टली आपको मिलेंगे, मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट एक 3-4 छोड़ के आपको सारे के सारे मिलेंगे यूनिटरी प्रोविजन मिलेंगे। क्या बोलते हैं उसे भाई? यूनिटरी। अब उसी में दो अच्छे एग्जाम्पल है। कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब क्या? IAS, IPS और IFS, करेक्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं। ये लोग कहाँ जॉब करते हैं? दे आर वर्किंग इन द सेंटर, सॉरी, दे आर वर्किंग इन द सेंटर एंड एज वेल एज इन द स्टेट। स्टेट में वो किसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं? वो बन जाते हैं सीधा सेंटर के, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? दिस इज द अगेंस्ट द फेडरल फीचर। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हमारे यहाँ पे क्या हाईकोर्ट को उतना, मतलब हाईकोर्ट का डिसीजन के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करते कि नहीं करते हैं यहाँ पे? ठीक है, हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड कैसे है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट सब इंटरकनेक्टेड है, ओके। तो यही बात है, इसलिए दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है? बोथ आर करेक्ट। दोनों के दोनों कॉन्ट्ररी हैं, अपोजिट है फेडरल फीचर के, ठीक है। एक और आर्टिकल बताता हूं मैं, आर्टिकल नंबर 108। 108 किसकी बात करता है? ज्वाइंट सीटिंग की। अगर मैं बोलूं कि ज्वाइंट सीटिंग क्या अगेंस्ट द फेडरल फीचर है? यस, ज्वाइंट सीटिंग अगेंस्ट द फेडरल फीचर है। क्योंकि ज्वाइंट सीटिंग किसकी पावर को कम करता है? राज्यसभा की पावर को कम करता है। इट इज अगेंस्ट द फेडरल फीचर। समझ रहे हैं आप? मनी बिल, आर्टिकल नंबर 110, मनी बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, इट इज अगेंस्ट द फेडरल फीचर, राज्यसभा की पावर को कम करता है। समझ रहे हैं आप बात? तो ये सब मतलब एक तरह से आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बोला मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सा प्रोविजन है जो थोड़ा सा फेडरलिज्म की बात कर देता है भाई? वो है यहाँ पे, ये तो पढ़ लेना यार आप लोग, काफी चीजें समझा दी मैंने आप लोगों को। अच्छा, एक प्रोविजन है जो कि फेडरल फीचर को सपोर्ट करता है, वो है आर्टिकल नंबर 246। किसकी बात करता है? 7th शेड्यूल के अंदर है ना, 3 आर्टिकल, 3 चीजें आती हैं, यूनियन लिस्ट, कौन दिस स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे भी रेसिड्यूरी लिस्ट का कोई बात उतनी होता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 248 में रेसिड्यूरी लिस्ट की बात होती है, जो क्या बोलता है? रेसिड्यूरी लिस्ट किसके पास रहेगी? सेंटर के पास चली जाएगी वापस से। तो कहने का मतलब ये सिर्फ इतना ही बात करता है, ओके। डिवीजन ऑफ पावर की बात होती है हमारे यहाँ पे। एक कंसेप्ट है
सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर। दिमाग में रखिएगा, इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिका में है। ठीक है, वहां पे क्लियर कट सेपरेशन है, दिस लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारे यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड मतलब हमारे यहाँ पे डिवीजन है। हमारे यहाँ पे जुडिशरी भी इधर लेजिस्लेटिव को ऑर्डर्स देती है, मतलब इंस्ट्रक्शन देती है, तो हम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ का जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सुनते हो ना, अभी टिकटॉक के बैन के ऊपर बात हुई थी, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब ट्रम्प बने, उन्होंने क्या बोला, अरे मेरे पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। बिकॉज उनका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उनके लेजिस्लेचर को बाईपास कर सकते हैं वो। हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द दिस लेजिस्लेचर, एंड लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ बनाता है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है हमारे यहाँ पे, विच मीन्स दैट हमारा यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है। ठीक है, हमारे यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है, हमारे यहाँ पे क्रॉस चेक एंड बैलेंस है। ओके, हमारे यहाँ पे किसी के पास ओवर राइडिंग पावर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना भी ज़्यादा ठीक नहीं है क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो कि साथ जा रहे थे, कॉन्ट्ररी प्रोविजन टू द फेडरल। चलिए अब यहाँ पे बात कर, अच्छा क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 चाहिए था। चलिए मिस्टेक। Which one of the following statement regarding the constitutionally guaranteed right to education? Right to education कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 21A। कौन सा अमेंडमेंट? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा ईयर? 2002। और ये जो राइट टू एजुकेशन हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में भी रखा है, 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सा अमेंडमेंट? अगेन सेम वही पूरा है। ओके, यहाँ तक कि इसको डीपीएस में ऐड किया गया था। द राइट कवर बोथ द चाइल्ड एंड एडल्ट लिटरेसी देयर ऑफ यूनिवर्सली गारंटीड। छड़िए हटाइए सब। ठीक है, राइट इन अ चाइल्ड, राइट इज अ चाइल्ड राइट कवरिंग द एज ऑफ 6 to 14 ईयर एंड बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम 2015। नहीं, ये 2010 है। क्यों मेरे को याद है? क्योंकि 2009 में इसको 2009 में पास किया गया था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, और इसलिए याद है क्योंकि 2012 में मेरी एसएसबी थी, 2012 हाँ 13 में थी, तो ये सब इलेक्टोरेट लर्न करके जाना पड़ता था मेरे को। ठीक है, तो आपको तो पता ही है एनडीए के एसएसबी में, मतलब उस टाइम पे दैट आई हैव गिवन द एनडीए एसएसबी, तो उस टाइम से शुरुआत होती है मेरे एसएसबी देने की। ओके, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हो, तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 6 to 14 ईयर आपको पता ही है, अंडर द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसकी बात करता है यहाँ पे। ठीक है, आरटी एक्ट कब आया था? 2000, ये तो 86 वाला है, और इसके अंदर 21A ऐड हुआ था, 6 to 14 ईयर ऑफ एज, और उसको इन्फोर्स करने के लिए उन्होंने क्या किया, राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, इसी के बाद से तो चालू हुआ, बच्चों के ऊपर प्रताड़ना नहीं देनी है, कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल नहीं क्या था, पनिशमेंट नहीं देनी है। ठीक है, कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चों को नहीं देना है। ओके, ये सब बातें इसके बाद से तो आना चालू हो गई थी, वरना इससे पहले तो कहाँ टीचर धोते थे। इसके बाद से राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी, इसी में दुनिया भर की चीज़ें लिखी थी। बच्चों के एडमिशन के टाइम पे आप उनसे मतलब डॉक्यूमेंट वो सब तो स्क्रीनिंग नहीं करोगे, सब तो बात थी। और उस मेन बात इसके ये थी कि बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना है, ये सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। चलिए बाकी छोड़िए, अगला क्वेश्चन। एडजॉर्नमेंट इज अ शॉर्ट रिसेस within the session of the parliament ordered by the presiding officer of the house and when the presiding officer, पहला वाला समझा देता हूँ आपको। एडजॉर्नमेंट क्या होता है? देखिए, एक होता है एडजॉर्नमेंट और एक होता है एडजॉर्नमेंट साइनाडाई। ठीक है, देखिए एडजॉर्नमेंट का मतलब ये होता है, दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही लेता है। लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर है। तो दोनों जो पास करेगा एडजॉर्नमेंट मोशन और एडजॉर्नमेंट साइनाडाई, और दोनों पास करने की जो अथॉरिटी है दैट इज इन द हैंड ऑफ द स्पीकर। अब एडजॉर्नमेंट में क्या होता है, वो बताता है कि चलिए अभी हम एडजॉर्न करते हैं सेशन को, हम मिलेंगे अगले दिन, हम मिलेंगे 12 बजे, हम मिलेंगे 10 बजे, एक टाइम बताता है। मतलब इसके अंदर स्पेसिफिक है कि वो टाइम बताएगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे टाइम देगा। लेकिन एडजॉर्नमेंट साइनाडाई में वो टाइम नहीं देता है, विदाउट द टाइम उसने एडजॉर्न कर दिया लेकिन टाइम नहीं बताया, वो जब कॉल करेगा तब आना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे टाइम नहीं बताता है। एडजॉर्नमेंट साइनाडाई में यही अंतर है बस। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं पूछा था कि कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है। तो यहाँ पे देखिए, शॉर्ट रिसेस विद इन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑर्डर बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ठीक है, शॉर्ट रिसेस में तो वही एक टाइम बताता है अपना। ठीक है, when the presiding officer adjourn the house without fixing any date or time of the next meeting, it is known as adjournment sine. बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़ते हैं। एडजॉर्नमेंट बेसिकली शॉर्ट रिसेस ही होता है जिसके अंदर टाइम बताया जाता है कि आप इतने बजे आइए। शॉर्ट रिसेस से समझ में ही आ रहा है कि उसने अगर 10 बजे बुलाया है तो आपको 10:30 बुला लेगा, समथिंग लाइक दैट। तो इट्स वेरी क्लियर अंडरस्टूड। ओके,
सो एडजॉर्नमेंट रेफर टू टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ द हाउस प्रोसीडिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, टाइम बताया जाएगा। मेन वही एडजॉर्नमेंट में टाइम बताया जाएगा, एडजॉर्नमेंट सारा टाइम में टाइम नहीं बताया जाएगा, इससे ही आप दिमाग में रखिए। और दोनों जो लेने का जो पावर है, दोनों जो पास करने का पावर है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब स्पीकर के पास है और राज्यसभा में चेयरमैन के पास है। आगे बढ़िए। एडजॉर्नमेंट साने डाई का मतलब होता है विदाउट अ डे, मतलब विदाउट सेटिंग अ डेट फॉर इट्स नेक्स्ट मीटिंग, दैट इज एडजॉर्नमेंट साने डाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए यार, आप कुछ भी कर लीजिए, आप प्रेसिडेंट और अमेंडमेंट ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप उसको बिल्कुल पढ़िए। अब देखिए जो अमेंडमेंट वाला टॉपिक है ना, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करते टाइम भी कितनी बार ऐसे घुमाता फिराता रहता हूँ। अब वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नीड रेटिफिकेशन of by the legislature of not less than half of the state to give the to affect amendment। कहने का मतलब है कि आप कौन से चीज़ों को अगर के अंदर अगर अमेंडमेंट करेंगे तो आपको राज्यों से परमिशन लेनी पड़ेगी, आधे कम से कम आधे राज्य तो आपको परमिट करने चाहिए, आपको पास करने चाहिए। देखिए एक दिमाग में रखिए बात कि वैसे प्रिंसिपल्स जिसके अंदर राज्य का पार्ट आता है, राज्य उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, देखिए सेवेंथ शेड्यूल, अगर उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट करेंगे आप, जैसे सेवेंथ शेड्यूल में क्या होता है, यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और कॉन्करेंट लिस्ट होता है। अगर आप स्टेट लिस्ट से उठा के कुछ कॉन्करेंट में डालेंगे तो आप स्टेट से नहीं पूछेंगे, पूछना पड़ेगा आपको, समझे आप। तो इसलिए आपको सेवेंथ शेड्यूल में कोई भी बदलाव करना है तो आपको राज्यों से पूछना पड़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर में बदलाव करेंगे, बिल्कुल आपको पूछना पड़ेगा भाई, ठीक है। हाई कोर्ट कहाँ के हैं बेटा, हाई कोर्ट कहाँ के हैं, हाई कोर्ट राज्यों में तो हैं, कनेक्ट करिए, ठीक है। थर्ड वाला भी सही है। अच्छा थर्ड फोर्थ यहाँ से ऑप्शन से निकालू क्या, थर्ड फोर्थ तो यहाँ पे सही है, बाकी थर्ड फोर्थ यहाँ पे भी सही है। द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली पार्ट लेती है ना भाई, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भी होगा। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ देखिए कहाँ पे है, इसका मतलब फर्स्ट 1 2 3 4 होगा। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इन द स्टेट, बिल्कुल अगर आप एग्जीक्यूटिव पावर बढ़ाएंगे घटाएंगे, अगर सेंटर की स्टेट की, मैंने स्टेट की, तो आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बात है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे सारे हैं। आर्टिकल 368(2) क्या बोलता है, क्लॉज 2, सर्टन प्रोविजंस रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर बीइंग पास बाय 2/3 मेजॉरिटी इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप का अमेंडमेंट होता है, बहुत क्या बोलते हैं, जैसे जीएसटी काउंसिल की जब बात की गई, जीएसटी काउंसिल बनाया ना, जीएसटी जब पास हुआ तो क्या चल रहा था, अरे पास ही नहीं हो रहा, पास ही नहीं हो रहा, क्योंकि राज्यों से परमिशन लेनी थी भाई। जीएसटी काउंसिल बनेगी, जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल नंबर 279A, ठीक है। वहां पे राज्य के जो मेंबर्स हैं उसके सदस्य हैं। इट इज वन ऑफ द वेरी क्लियर कट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। जो डिसीजन उसमें आप देखोगे कि 2/3 जो है वो मेजोरिटी से ली जाती है, ओके। तो इट्स वन ऑफ द वेरी क्लियर कट एग्जांपल। इसलिए जीएसटी पास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इस टाइप की जब अगर आप अमेंडमेंट करते हैं तो उसमें आपको राज्यों की परमिशन लेनी पड़ती है, समझे आप, ओके। तो ये देखिए सारे एग्जाम्पल हैं इसके। अच्छा और कौन सी चीज़ें आपको बता देता हूं मैं, आर्टिकल नंबर 368 में अगर आपको बदलाव करना है तो भी आपको राज्यों से परमिशन लेना है। क्यों भाई, आर्टिकल 368 में क्यों, आर्टिकल 368 में जो आपका एक क्लॉज है ना, इन्हीं अमेंड जो आपने क्लॉज रखा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, तो आपने स्टेट वर्ड यूज कर लिया ना यहाँ पे, तो आपको करना तो पड़ेगा। आर्टिकल 368 में भी अगर कोई बदलाव करेंगे तो आपको राज्यों से पूछना पड़ेगा, समझे आप। चलिए और कुछ, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी भाई लोग नहीं आता यहाँ पे, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आता है, स्पेशल मेजॉरिटीज आप उसको अमेंड कर सकते हैं अगर वो बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर रहा है तो। कीपिंग इन माइंड बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है, केशवानंद भारती केस 1973, 13 मेंबर्स की जजेस थी, 7:6 से उसको पास किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, बाकी तो मतलब वही सारी चीजें हैं, मतलब जो आपको एक्सप्लेन किया, प्लीज पढ़ लीजिए इसको, ओके। Which of the following statement with respect to judiciary in India is are correct? Unlike the United States, India has not provided for the double system of court. बिल्कुल हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड है ना, वही तो पढ़ा था हमने। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द कोर्ट फॉर द यूनियन एज वेल एज द स्टेट, बिल्कुल सही है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी वेरीज स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बिल्कुल वहाँ पे नाम अलग अलग आते हैं उनके, मतलब ना अपॉइंटमेंट भले वैसी है लेकिन नाम थोड़े अलग अलग आ जाते हैं, थोड़े बहुत अलग अलग प्रोविजंस आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा ये ऊपर नीचे होता है, स्लाइटली डिफरेंट है, ओके। तो थर्ड वाला भी सही है, फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है, ओके। तो तीनों सही है।
चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं था, ऑलरेडी मैंने काफ़ी चीज़ आपको बता देते कि हमारा कौन से फेडरल फीचर है, कौन सा नहीं है। उसके अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज अ वन ऑफ द पार्ट दैट इज यूनिटरी फीचर, नॉट अ फेडरल फीचर। लेकिन अमेरिका में क्या है भाई, वहाँ पे क्लियर कट सेपरेशन है, उनके स्टेट्स के अलग हैं, हमारे और सेंटर का अलग है, ठीक है। इवन हाईकोर्ट की उनकी ज़्यादा पावर है एज कंपेयर टू आर हाईकोर्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अरे ये तो यार पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर तो आप सच बताऊं मतलब कुछ बचा ही नहीं है, मतलब हर टाइम क्वेश्चन आएगा आपको, प्रेसिडेंट को छोड़ते नहीं है यार। अब भले वो आईएएस का पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, पीसीएस का ले लो, प्रेसिडेंट सबका प्यारा टॉपिक है, सबका प्यारा टॉपिक है, सबको पसंद है प्रेसिडेंट। चलिए, अ प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द मिनिस्टर, कैन डायरेक्ट एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर शुड बी प्लेस बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कहने का मतलब है कि वैसा कोई मैटर जो किसी एक मिनिस्टर ने लिया, टेकन बाय अ मिनिस्टर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रख सकता है। चलिए, डिफेंस मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है भाई, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन कॉल ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, बिल्कुल वो तो बिल्कुल बुला सकता है भाई, मेरे को इन्फॉर्मेशन तो ये सो एंड सो चीज़ होके बिल्कुल कर सकता है वो। प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अरे क्यों नहीं करेगा भाई, ये देखिए स्टेटमेंट पढ़ के लगना चाहिए, अरे बिल्कुल करेगा, प्रेसिडेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा। ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट, बिल्कुल आर्टिकल नंबर 78, राइट टू फर्निश द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, कौन करेगा, पीएम करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, सारे के सारे सही हैं, 1 2 3 4 सारे के सारे सही हैं। आपको आर्टिकल 78 में सारी डिटेल मिल जाएगी इसकी, सारा का सारा आर्टिकल 78 से उठाया हुआ है, कॉपी पेस्टेड है ये। चलिए बताता हूं आपको मैं कैसे। आर्टिकल 78B क्या बोलता है, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिक्वायर द पीएम to submit for the consideration of the council of minister any matter on which decision has been taken by an individual minister but not yet considered by the council। पहला स्टेटमेंट देखिए, ये देखिए पहला स्टेटमेंट सीधा उससे रिलेटेड है, ठीक है। अगला, प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, आर्टिकल 78 है, एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन ऑन लेजिस्लेटिव प्रपोजल फ्रॉम द पीएम, ठीक है। थर्ड, करेक्ट, आर्टिकल 86, ग्रांट द प्रेसिडेंट टू राइट टू एड्रेस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, और सेंड मैसेज रिगार्डिंग पेंडिंग ऑफ द बिल और एनी अदर मैटर, वही है, ठीक है। और 70 ये भी पढ़ लीजिए। तो कहने का मतलब है कि अब अगर आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं, देखिए इसके लिए सिंपल एडवाइस है, आप बेयर एक्ट पढ़िए, लक्ष्मीकांत रखिए, लक्ष्मीकांत बुक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जो किताब है काफ़ी प्यारी है, उसको रखिए, और साथ ही साथ बेयर एक्ट को साथ में रखिए, बहुत आसान पड़ेगा। पीआईक्यू खोलिए, इसके बाहर पॉलिटी आपको नहीं मिलेगी, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पीआईक्यू लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशिएंट अलॉन्ग विद द बेयर एक्ट, समझे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो यार, आईएएस की भी कर रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। वो दुनिया पागल बनाती है, बोलती है बीडी क्या पता है, बसु की किताब पढ़ो, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ो, लक्ष्मीकांत के साथ बेयर एक्ट पढ़ लो यार, बेयर एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद भी श्रद्धा बची तुम्हारे अंदर तो 12th की जो बुक है ना उसको पढ़ लेना, जो इंडियन पॉलिटी की किताब है अपने एनसीईआरटी की, उसको पढ़ लेना। चलिए, देयर इज अ डिफरेंट आर्गुमेंट गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कहाँ का टॉपिक है, 10th एनसीईआरटी का टॉपिक है भाई लोग। इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, कौन सा नहीं है। इट रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द डिफरेंट कम्युनिटीज। देखिए पावर शेयरिंग से होता है, अभी आप अगर आपको बताता हूं मैं, 10th की बुक का एग्जांपल है ये, जहां पे बेल्जियम का एग्जांपल दिया है कि बेल्जियम ने कैसे अपनी कंट्री में पावर शेयरिंग किया बिटवीन द फ्रेंच एंड द डच, वहां पे, और जर्मन भी थे, जर्मन 1% थे, देन टू उन्होंने जर्मन को अच्छा मौका दिया, मतलब उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया एज पर देयर पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन श्रीलंका ने कहा किया, श्रीलंका ने अपनी भाई पूरी अपनी कंट्री की तहस नहस कर ली, सिविल वॉर में डाल दिया कंट्री को, क्योंकि उन्होंने तमिलियंस की जो राइट्स थी उसको इग्नोर किया। उन्होंने सिर्फ जो श्रीलंकन्स थे, जो सिनलास थे, उनको फोकस किया। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप पे, कम्युनिटी पे आप स्ट्रेस करेंगे तो डेफिनेटली दूसरी कम्युनिटी तो एलिनेटेड फील करेगी ना, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। पावर शेयरिंग से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, रिड्यूस होता है। इसकी वजह से मेजॉरिटी कम्युनिटी अपना जो विल है ना, अपना जो मत है, वो माइनॉरिटी के ऊपर इंपोज नहीं कर पाती है, बिल्कुल नहीं कर पाती है। श्रीलंका में क्या हुआ, सिनलाज लोगों ने श्रीलंकन्स को, जो तमिलियन थे वहाँ पे, उनको क्या ट्रीट किया, ऐसा बोला कि ये लोग हमारे बराबर हैं ही नहीं। और फिर तमिलियंस ने क्या किया वहाँ पे, श्रीलंकन तमिलियंस जो थे, उन्होंने फिर अगेन रिटेलिएशन किया, तो क्या हो गया। तो दैट्स वाई पावर शेयरिंग यहाँ पे
ये वाला पॉइंट भी सही जाता है हमारा। सिंस ऑल आर अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट दे शुड बी कंसल्टेड इन द गवर्नेंस फॉर द कंट्री। बिल्कुल किया जा सकता है। इट स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग। यार स्पीड अप तो नहीं करता यार, पावर शेयरिंग में आपको पता ही है, पावर शेयरिंग इट टेक्स टाइम टू टेक द डिसीजन। पावर शेयरिंग कभी भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं ना, तो डेमोक्रेसी हमारी स्पेशली हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी काफ़ी स्लो है थोड़ा एज कम्पेयर टू द डिक्टेटरशिप। ओके, अब चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाइना में डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट है एज कम्पेयर टू अस। ठीक है, तो दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम इन डिसीजन। आप अगर पावर शेयरिंग के 10th के चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, दैट इज क्लियर कट आपको समझ में आएगा। ये सारे पॉइंट समझ आए, आप रेफर के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए आपको समझाने के लिए मैंने अपना एस्पेक्ट रखा है यहाँ पे, ये पढ़ सकते हैं आप लोग आराम से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 साल या 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। ये कंडीशन है यहाँ पे, देखिए कौन सा है, 6 ईयर और टिल 6 विच एवर इज अर्लियर। सी यहाँ पे राइट आंसर है। और कौन सा आर्टिकल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए? आर्टिकल नंबर 324। और क्या क्या चीज़ें हैं, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसकी तरह रिमूव करते हैं, हम उनको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूव करते हैं। और कौन सा मेंबर है, और कौन सा पर्सन है, और कौन सा ऑफिस है जिसको हम रिमूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, अब यहाँ पे इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी और सिंगल मेंबर बॉडी? इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। कौन से अमेंडमेंट के बाद? देखिए, एक था 61st अमेंडमेंट, जिसके बाद हमने 21 साल से लेकर 18 साल की थी वोटिंग एज, और इसके बाद ही देखिए इसका मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट ये नहीं था, लेकिन इसके बाद ही क्या किया गया था कि पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी इलेक्शन कमीशन, लेकिन बाद में वहाँ पे मल्टी मेंबर किया गया, मतलब 2 और इलेक्शन कमिश्नर जोड़े गए। तो आज के टाइम पे 3 है, एक है चीफ और 2 है इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ को रिमूव करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है, आप पार्लियामेंट के अंदर रिजोल्यूशन पास करते हैं, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से दोनों हाउस में पास किया जाता है, देन ये पूरा प्रोसेस है उसके लिए। लेकिन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनके लिए सिंपल है कि प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ द दिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो दोनों को रिमूव करना इजी है, लेकिन चीफ को रिमूव करना डिफिकल्ट है। क्यों है भाई? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे प्रोविजन था सिर्फ चीफ के बारे में, ठीक है, बाकी कमिश्नर्स के बारे में नहीं था। चलिए, नॉट सब्जेक्ट ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, अगेन वही है पूरा प्रोसेस यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट की जज एंड एवरीथिंग। हाँ, ग्राउंड क्या है? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अच्छा, यूपीएससी के लिए क्या ग्राउंड है? यूपीएससी के लिए भी यही ग्राउंड है, लेकिन यूपीएससी के लिए देयर आर सर्टेन मोर ग्राउंड्स। तो क्या है उसमें? और हाँ, एक और बात, यूपीएससी के लिए जो ग्राउंड है ना, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इसके लिए उन्हें पार्लियामेंट की तरफ, पूरा पार्लियामेंट में जो प्रोसेस होता है ना, दोनों हाउस में पास किया जा रहा है एवरीथिंग, वो करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रूफ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस प्रूव हो गया कि मिसबिहेवियर था, तो उस टाइम पे जो चेयरमैन और मेंबर्स होंगे यूपीएससी के, उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। ओके, और वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस बाइंडिंग होगी। साथ ही साथ एक और बात यहाँ पे, यूपीएससी के जो मेंबर्स और चेयरमैन होते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट इन अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगेन यूपीएससी के लिए भी यही है। और कौन कौन से ग्राउंड थे यूपीएससी के जिसके लिए प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के पास केस भेजने की जरूरत नहीं है? अगर आप इनसॉल्वेंट हो गए, अगर आप इनफर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, इनफर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी मतलब आप उतने कैपेबल नहीं है अभी काम करने के लिए, ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं, लिटरली अलग से वीडियो है मेरा इसके ऊपर, ये पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? आप 2008 2007 के पेपर में पहला क्वेश्चन मैंने लिया था, और आज 2012 में चल रहा है। इसके बीच में भी 2-3 बार आके चला गया है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी आर द कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट? अरे भाई, तीनों हैं। पब्लिक अकाउंट कमिटी 22 लोग, मैं इसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा भाई लोग, प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोज़ पे देख लो, आराम से समझ जाएगा आपको। एस्टिमेट कमिटी 30 लोग, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 22 लोग, सारे के सारे फाइनेंशियल कमिटी के ऑल 3। अब देखिए यहाँ पे 15+7 का इक्वेशन है, यहाँ पे सारे के सारे लोकसभा से हैं, यहाँ पे भी 15+7 है, 15 यहाँ पे लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, यहाँ पे भी सेम एज इट इज। पब्लिक अकाउंट कमेटी किसका क्या स्क्रूटनाइज करती है? कैग के रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करती है, इसलिए बोलते हैं कि कैग इज अ फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या करती है? ये भी ऑलमोस्ट कैग के जो रिपोर्ट होते हैं किसके ऊपर? पीएसयूज के ऊपर, उसको देखती है। पीएसयू मतलब महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, जो देखते हैं ना आप। और कितने महारत्ना? 14 महारत्ना। सबसे रिसेंट महारत्ना कौन है? एचएल बना है। एचएल कहाँ पे है? देखिए, एक तो नासिक में भी है, 6 ऐसे एचएल हैं, एक नासिक में है, मैं यहीं पे रहता हूँ इसलिए मुझे पता है, ठीक है। बाकी का आप लोग चेक करिएगा। यहाँ पे सुखोई बनता है, ओके, तो ये चीज़ आपको बता दी मैंने।
और काफ़ी चर्चा में था इसलिए क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड फादर इज ऑल्सो वर्किंग इन एचएल, तो फिर काफ़ी डिस्कशन हुआ था हमारा इसके ऊपर। चलिए, तो ये सारी की सारी है। उनका टेन्योर कितने साल का होता है? 1 ईयर एट अ टाइम। इसमें मिनिस्टर बन सकते हैं क्या मेंबर? इसका मेंबर मिनिस्टर नहीं बन सकते। अच्छा, एक और बात, ये मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर में क्या अंतर होता है? देखिए, मिनिस्टर वो होता है जिसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम बोलते हैं ना, पोर्टफोलियो होता है, उसको बोलते हैं मिनिस्टर। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर एमपीज आर द मतलब वो मिनिस्टर नहीं कहलाते। ठीक है, वैसे तो हम जिसको व्हाइट कुर्ते पैजामे में देख ले उन सबको नेता ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, इसको पढ़ाना बाकी है अभी, इसके ऊपर नहीं पढ़ाया मैंने कुछ भी अभी तक। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्यों बनाया गया था? देखिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया गया था कि जो यहाँ पे जो केसेस आते हैं सिविल सर्वेंट से, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, पूजा खेड़कर मैडम का कहाँ पे गया था? पर्पस ये होता है कि जो सिविल सर्वेंट के करप्शन के केसेस हैं या मिस हैंडलिंग के केसेस हैं या जो भी उनके ऊपर डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं, वो अभी देखिए उनके लिए ना आप एक ट्रिब्यूनल बनाइए जिससे वो उस चीज़ों को हम जल्दी सॉल्व कर सके, सॉर्ट आउट कर सके। तो ये है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे किसको एक्सक्लूड किया गया है? क्वेश्चन तो है कि किसको आपने हटा रखा है, किसको आपने साइड कर रखा है, उस ट्रिब्यूनल के जो एक्सपेक्ट है उसके अंदर आपने कवर नहीं कर रखा है। तो कौन कौन है यहाँ पे? Adjudicate dispute and complaint with respect to the services of person who are appointed to the public service and post in the connection with the affair of the union, expect member of the defense service हो गए या जजेस हो गए या जुडिशरी हो गया, उसको आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। ऑफिशियल एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, देखिए इसको तो आप पूरा आपने साइड रखा है। मेंबर ऑफ द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट, और ये भी हटा दीजिए। मेंबर ऑफ द डिफेंस सर्विस नहीं, तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो कैट बनाया है वो आपने पब्लिक सर्वेंट के लिए ना, जो भी इश्यूज हैं उससे रिलेटेड उसको सॉल्व करने के लिए बनाया है। वो कोई भी इशू हो सकता है सिविल सर्वेंट्स का, लेकिन आपने कौन कौन सी चीजें साइड कर रखी है? डिफेंस सर्विसेज को आपने साइड कर रखा है, आपने जजेस को साइड कर रखा है उससे। ठीक है, यहां तक कि जो सिविलियन पोस्ट होती है ना, जो सिविलियन पोस्ट होती है फौज के अंदर, जैसे मेस इंचार्ज होते हैं, बार्बर होते हैं, आप अगर थोड़ा डिफेंस से रिलेट करते हैं तो बहुत सारे सिविलियन, एमईएस होता है पूरा, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस वाला जो पूरा हिस्सा होता है। ओके, एमईएस में सिविल एम्प्लॉयमेंट होती है, तो बहुत सारे होते हैं, उनके लिए भी दे आर ऑल्सो आउटसाइड द स्कोप ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, चलिए। मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के ऑफिसर एंड सर्वेंट, एवरीथिंग। और यहाँ पे मेंबर ऑफ द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट, इन लोगों को बाहर रखा है यहाँ पे। अदरवाइज ऑल द जो पब्लिक सर्वेंट्स हो दे आर इंक्लूडेड इन द कैट। ठीक है, इसको आप खुद बताएंगे, अभी सर्च करेंगे, मैं इसके ऊपर बताना नहीं चाहता डिटेल में, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। देखिए, इसको आप बताएंगे कि कौन से अमेंडमेंट के बाद बनाया गया था, ये आप बताएंगे, कौन से पार्ट में है आप बताएंगे। ठीक है, ये सब आप चीज़ें खुद करके बताएंगे। चलिए, कौन से चैप्टर में आएंगे वो भी बताएंगे आप। चलिए, वैसे आपको बता दो यूपीएससी के साथ ही चलता है, थोड़ा सा 323 के आसपास ही है, अब इतना हिंट दे दिया। आप चलिए थोड़ा मेहनत करिए। विथ रेफरेंस टू द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द टर्म क्लोजर का मतलब होता है कि भैया बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया, कट करो, कट, मतलब इतना टाइम नहीं देना है हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, हमें हॉल्ट करना है, अब इसके ऊपर हम वोटिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लोजर। ओके, तो पार्लियामेंट सेशन को टर्मिनेट थोड़ी करेगा। रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू हैव अपोजिशन, कोई मतलब नहीं है, फालतू का पढ़ने का भी टाइम वेस्ट होगा। सस्पेंशन ऑफ अ डिबेट एट द टर्मिनेशन ऑफ अ डे सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं। अ रूल ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विच फॉर द डिबेट ऑन अ मोशन कैन बी हॉल्टेड, मतलब उसके ऊपर डिबेट कम करो, अभी हो गया जितना हमने करना था कर लिया, नाउ वी पास द बिल, उसके ऊपर वोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं उसको। कितने टाइप का क्लोजर होता है भैया? 4 टाइप का क्लोजर होता है। सिंपल क्लोजर होता है, क्लोजर बाय द कंपार्टमेंट होता है, कंगारू क्लोजर होता है, और गुलोटीन क्लोजर होता है। ठीक है, गुलेटिन क्लोजर तो ऐसा ठक ठक, मतलब जल्दी में जब उन्हें पास करना होता है तो बोले चलो चलो हो गया ऐसा, तो ये होता है। चलिए, इसको समझाऊंगा मैं जब पार्लियामेंट के प्रोसेस पढ़ेंगे ना, जिसके अंदर मोशंस पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, क्लोजर मोशन आता है अलग से। चलिए, ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव अ वर्डिक्ट दैट हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन। देखिए, आपको समझाना चाहता हूं मैं, केशवनाथ भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर 1973। ठीक है, विशाखा केस एक्चुअली विशाखा वाज द वन ऑफ द गर्ल नहीं, आई थिंक विमेन, अभी मेरे को भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ओके, एंड शी वाज वर्किंग इन वर्क प्लेस, तो उस टाइम वर्क प्लेस पे कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, तो बेसिकली ये उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था। और जब केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी किताबें खोल के देख ली, बोले ऐसा कोई रूल ही नहीं बना है,
ऐसा कोई रूल ही नहीं बना है कि वर्क प्लेस पे अगर सेक्सुअल हरासमेंट या ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए। तो बीइंग है भाई सुप्रीम कोर्ट अभी थोड़ी बोल सकता है, जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तब आप आना हमारे पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी, और आज भी हम विशाखा गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो विशाखा गाइडलाइंस क्या है, अगर आपके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, सेक्सुअल ऑफेंस होता है एट वर्क प्लेस, वो है विशाखा केस। ठीक है, इंदिरा साहनी केस ओबीसी से रिलेटेड है। ठीक है, जो मंडल कमीशन जो पास किया गया था ना 1987 में, भाई वीपी सिंह की गवर्नमेंट गिर गई थी, तो उसके बाद इंदिरा साहनी का केस जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके बाद बोलती है कि आपको ओबीसी एक्ट पास करना पड़ेगा, एक स्टेचुरी बॉडी बनानी पड़ेगी। और आज का टाइम ऐसा है कि 2018 के अंदर हमने इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया, नेशनल कमीशन ऑन द बैकवर्ड क्लास, आर्टिकल 338B। तो इसका मतलब आंसर तो सही है ना फिर, एसआर बोमई केस, क्योंकि बाकी तीन तो मैंने समझा दिया आपको। यस, एसआर बोमई केस। एसआर बोमई केस देखिए, ही वाज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द कर्नाटका, और इट्स व्हाट हैपन कि अपना आई थिंक कुछ इशू हुआ था एंड ही डिडंट गेट चांस टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और गवर्नर ने वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगवा दिया था, मतलब प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेजा था कि प्रेसिडेंट रूल लगाइए यहाँ पे, जबकि उन्हें मौका ही नहीं मिला था कि उनको फ्लोर टेस्ट करना पड़े। असेंबली बैठी ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुई और उसने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया यहाँ पे। तो वही केस गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो गवर्नर का डिसीजन है, ठीक है, उसको फुल एंड फाइनल मत मानिए आप। जो गवर्नर आपको भेजता है ना रिपोर्ट, उसको फुल एंड फाइनल मत मानिए, दैट इज नॉट द एविडेंस। समझे आप? और ये भी बोला कि क्या करना है, आपको पहले मौका देना है फ्लोर टेस्ट का मौका देना, उसके बाद अगर फ्लोर टेस्ट में कोई प्रूफ नहीं हो पाता है देन ओनली यू कैन इंप्लीमेंट द प्रेसिडेंट रूल, अदरवाइज प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट नहीं करना है। तो कहने का मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर एसआर बोमई केस है 1994, माई मिस्टेक, 1998 में तो वर्मा कमेटी आई थी। ठीक है, तो 1994, और इससे पहले सरकारिया कमीशन का भी इसके ऊपर वही अपना पॉइंट था, आर्टिकल 356 के ऊपर, जो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। उन्होंने बोला था कि प्रेसिडेंट रूल आपका आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, पहला नहीं। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर एसआर बोमई केस, और थोड़ा डिटेल जाना है तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो देखिए। एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ मैं, द प्रेसिडेंट रूल जो लगाया जाता है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि क्या हुआ था, 38th अमेंडमेंट आया था, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था इन 1976, जिसने क्या डिसीजन लिया, जिसने ये डिसीजन लिया कि जो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा ऑन द इमरजेंसी, ऑन द नेशनल इमरजेंसी, ऑन द स्टेट इमरजेंसी, ऑन द फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो फुल एंड फाइनल होगा, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो उसके बाद 44th अमेंडमेंट आता है, जो कि जनता पार्टी लाती है, बोलती नहीं, प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है, इमरजेंसी जो लगाता है ना प्रेसिडेंट, ऑन इफ ही इज सेटिस्फाइड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो तब से आज तक वो है जुडिशियल रिव्यू, मतलब अगर प्रेसिडेंट रूल लगे या नेशनल इमरजेंसी भी क्यों ना लगे, दैट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल नंबर 44, अंडर अमेंडमेंट 44। चलिए, हाँ, एक और बात, फेडरलिज्म इज द बेसिक फीचर। इन्होंने बोला फेडरलिज्म इज द बेसिक फीचर। आप फेडरलिज्म के जो फीचर को डिस्ट्रॉय मत करिए, ठीक है। हमारे खुद की कंट्री क्वाज़ी फेडरल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो फेडरलिज्म की बात अब कर रहा है, लेकिन चलिए क्या करें, होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये फंडामेंटल राइट के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनफिसाइज्ड एज बीइंग द पार्ट ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24 आते हैं। क्या क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, बिल्कुल ये आर्टिकल नंबर है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये है आर्टिकल नंबर 17, ये हटा दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन माइनॉरिटीज, ये आर्टिकल 29 एंड 30, ये हटा दीजिए। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, तो 1 and 4 यहाँ पे आंसर आएगा आपको, 1 and 4 देख लीजिए, 1 and 4 कहाँ पे है, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है ही नहीं। आपको अगर फंडामेंटल राइट पता है आप करेंगे, नहीं पता है आप छोड़ देंगे। तो मेरे हिसाब से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप फंडामेंटल राइट भाई लर्न कर लीजिए। डायरेक्टली पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कितने आर्टिकल आते हैं, ये भी पूछा जाता है राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या आता है, ये भी पूछते हैं फ्रीडम ऑफ, जो राइट टू फ्रीडम है उसके अंदर क्या क्या आता है, बहुत बार पूछा है। आपको लग रहा होगा ना नहीं पूछा है, 2019 में मैंने आखिरी बार, 2020 में मैंने आखिरी बार सीडीएस दिया था, उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। चलिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 क्या बोलता है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बेगार, फोर्स लेबर एंड सिमिलर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट करना है। प्रोहिबिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 साल,
इन फैक्ट्रीज माइन एंड हजारस वर्क, तो इसमें राइट ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल 29-30। ओके, इनका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, आर्टिकल 23 और 24 की बात यहाँ पे हो रही थी। चलिए अगला, अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 200, ये भी कितनी बार रिपीट कर चुका हूं मैं, आर्टिकल 200, क्या आर्टिकल 200 में क्या करेगा गवर्नर, क्या करेगा गवर्नर विल गोइंग टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, या फिर गवर्नर बिल के साथ क्या कर सकता है, इसके अंदर 4 ऑप्शन है उसके पास, बिल को पास करेगा या बिल को रिजेक्ट करेगा या बिल को रिकंसिडर के लिए भेजेगा या बिल को रिजर्व करेगा प्रेसिडेंट के लिए, 4 ऑप्शन उसको मिलते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 200। लेकिन प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल नंबर 111 सिर्फ 3 ऑप्शन मिलते हैं, या फिर बिल को साइन करोगे या बिल को रिजेक्ट करोगे या बिल को आप रिकंसिडर के लिए भेजोगे। अगर मनी बिल है तो रिकंसिडर के लिए नहीं भेजा जाएगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है प्रेसिडेंट के पास तो नहीं भेजा जाएगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गवर्नर के पास आएगा? अरे नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। तो क्या अभी देखिए, चलो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से आप पढ़ के भी समझ जाएंगे, अभी तो अटेम्प्ट भी कर लेंगे। विथहोल्ड इज असेंट टू अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल कर सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकता। विथहोल्ड मतलब रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। रिजर्व अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल कर सकता है। ये है आर्टिकल नंबर 200 क्लॉज 4। रिटर्न अ बिल अदर देन मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, बिल्कुल कर सकता है, तीनों सही है यहाँ पे। यहाँ तक कि वो साइन भी कर सकता है, लेकिन ये 3 ऑप्शन भी कर सकता है वो, टोटल 4 ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकता है वो, बिल्कुल कर सकता है। चलिए ये सारे के सारे सही है। आर्टिकल 200 के अंदर विथहोल्ड करेगा या फिर रिजर्व कर सकता है बिल फॉर द कंसिडर। लेकिन एक और बात, जहां उसने बिल को रिजर्व कर लिया, अगर बिल को उसने रिजर्व कर लिया तो समझिए प्रेसिडेंट है यहाँ पे और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, गवर्नर का रोल यहाँ से खत्म हो गया, क्योंकि बिल अब प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के साथ डील कराया जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर अब सीधा, जैसे प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट के पास बिल आ गया ना, प्रेसिडेंट क्या बोलेगा, अच्छा बिल को मैं रिकंसिडरेशन के लिए भेजना चाहता हूँ स्टेट लेजिस्लेचर के पास, बिल यहाँ से यहाँ आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर उसके ऊपर काम करके वापस भेजेगी, प्रेसिडेंट बोलेगा मेरा अभी भी मन नहीं है, क्योंकि जो पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट जब एक बार बिल रिकंसिडरेशन के बाद वापस भेजती है तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट डिनाई कर सकता है कि तुम्हारा रिकंसिडरेशन वाला बिल भी मैं साइन नहीं करूँगा। तो इसीलिए सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या दिया था, बोला था कि जब प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व हो रहा है ना, प्रेसिडेंट उसको अगर साइन नहीं कर रहा है या फिर उसको रिजर्व कर ले रहा है, लंबे टाइम तक अपने पास रख रहा है, तो कम से कम 6 महीने इज द मैक्सिमम टाइम, उससे ज़्यादा ना रिजर्व करे। और उसको अगर रिजेक्ट कर रहा है तो उसके पीछे एक रीज़न दे दे कि क्यों रिजेक्ट कर रहा है। एक तरह से क्या होगा, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सेटअप होगा। इस तरह से सेंट्रल स्टेट के रिलेशन सुधरेंगे, और सरकारिया कमीशन आपको पता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करता है। चलिए अब चीज़ों को लिंक करिए यार, यही तरीका होता है पढ़ने का। जब आपको नॉलेज होती है हर चीज़ को लिंक करिए, दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आप सेपरेट पढ़ते रहेंगे आप चीज़ें मिस कर देंगे, ठीक है। और इसीलिए पेपर क्लियर करने का तरीका यही है, हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के कनेक्ट करके पढ़ो, और PIQs इसलिए बने हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट गारंटेड पूछा है भाई लोग। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, अच्छा हाँ मैं तो घूम सकता हूँ, मैं लद्दाख भी जा सकता हूँ, हाँ मैं कोई मना नहीं है मेरे को। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, हाँ भाई मेरे को तो आर्म के साथ तो नहीं बोला है, गन उनका लाइसेंस नहीं मेरे पास, हाँ मेरे को बोला है कर सकता हूँ मैं। आप लोग फ्रेंड्स के साथ होते हैं ना चाय टपरी पे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीडम टू ओन, एक्वायर, डिस्पोज प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड एंड प्रोफेशन, ये भी कर सकता हूँ यार, फिर क्या प्रॉब्लम है, सारे तो कर सकता हूँ मैं। हाँ सॉरी माई मिस्टेक, सॉरी। अच्छा ये सी वाला प्रॉब्लम है, सी वाले में प्रॉब्लम है, ये पहले था, ये पहले हमारा ये था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, सॉरी दिस फंडामेंटल राइट था हमारा, लेकिन बाद में आफ्टर द 44th अमेंडमेंट इसको हटा के क्या कर दिया गया, इसको लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल नंबर 300A, ठीक है। वही सोचो सब अच्छा तो लग रहा है, क्या गलत हो रहा है। दिस इज इसको बोलते हैं अलग से, इसको बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गया, इट्स बिकम अ लीगल राइट, ठीक है। तो ये पहले था, वैसे पहले ये आर्टिकल 19 का ही पार्ट था, ये जितने भी आप क्लॉज देख रहे हैं ना सारे के सारे आर्टिकल 19 के ही पार्ट थे, लेकिन इसको बदल दिया गया, ठीक है। इसको उस टाइम पे आर्टिकल 300A में रखा है। चलिए थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, ओके, क्योंकि फ्लो में ना ऐसा लगता है कि सब भी तो कर ही सकते हैं, दैट्स हाउ आई कनेक्ट ना, सब यही करते हैं। आपको लगता होगा कि सब रट के बैठे, नहीं, इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन, ओके। So freedom to own, acquire and dispose of property anywhere in the country. This was originally a fundamental right under Article 19(1)(f). पहले 7 फंडामेंटल राइट थे आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर पहले 7 थे, लेकिन उसके बाद जब से इसको हटाया गया 44th अमेंडमेंट के बाद, तब से इस टाइम पे 6 है, ठीक है।
चलिए आर्टिकल सॉरी 18 क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट इनटू 4 कैटेगरी ABCD। हाँ बिल्कुल था भाई, अंडर इन ईयर 1950। देखिए 4 टाइप के स्टेट थे भाई, आपको लिख के दे देता हूँ जगह मिले तो यहाँ पे देखिए। एक था कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C और कैटेगरी D। कैटेगरी A जो था वो गवर्नर प्रोविंस थे, 9 प्रोविंस थे यहाँ पे, गवर्नर प्रोविंस थे वो, ठीक है। जो बी थे वो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे 10 थे, नहीं ये भी 9 थे, ठीक है। और उसके बाद जो कैटेगरी सी में थे वो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ये इसके अंदर 10 थे। और डी टाइप का जो स्टेट था उसके अंदर अंडमान एंड निकोबार आता था, वो भी चीफ कमिश्नर के अंदर ही था। तो 4 टाइप के स्टेट थे। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सूट करता है यहाँ पे। चीफ कमिश्नर वॉज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए, गलत हो गया ना, गवर्नर बोला ना मैंने यहाँ पे। ए कौन सा है, गवर्नर वाला है, तो पहला हटा दीजिए आप। राज प्रमुख वॉज एग्जीक्यूटिव हेड, हटा दीजिए, राज प्रमुख इनका था, प्रिंसली स्टेट को राज प्रमुख बोलते थे, राज प्रमुख, राज, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए, बिल्कुल अभी तक तो सोच रहा हूँ इसी पे, इसमें भी दिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं फिर। राज प्रमुख वॉज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ बी, ठीक है। चीफ कमिश्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ सी एंड डी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड दैट्स द ओनली आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके क्वेश्चन नंबर 19, कामराज प्लान। देखिए कामराज वॉज अ सीनियर मोस्ट मिनिस्टर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 1963 में उन्होंने प्लान दिया था कि जितने भी सीनियर मोस्ट मेंबर्स हैं दे शुड रिटायर नाउ। क्या बोला मैंने, दे शुड रिटायर नाउ। और वो क्या करते हैं कि रिटायर होंगे तो जो यंग जनरेशन है ऊपर आएगी, और रिटायर वाली क्या करेगी कि दे विल वर्क फॉर द कंट्री, दे विल वर्क फॉर द, लोगों के साथ जुड़ेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, वो लोग सोशल वेलफेयर करेंगे, ये सब काम करेंगे, ये इनका प्लान था। और खुद अपने आप में चीफ मिनिस्टर थे मद्रास के, दैट टाइम तमिलनाडु, तो मतलब सॉरी दैट टाइम मद्रास, अभी तमिलनाडु। और उन्होंने खुद रिजाइन दिया था अपनी पोस्ट से, बिकॉज बीइंग द सीनियर मोस्ट उन्होंने खुद एग्जाम्पल सेट किया, लेकिन ये किसी ने माना नहीं। यहाँ तक कि कामराज को इंडियन नेशनल कांग्रेस जब पावर में थी तो उन्होंने इनको भारत रत्न भी दिया है। तो दिस वॉज द कामराज प्लान। तो ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, whereby the senior minister were asked to leave the government and work for the regenerate the party, मतलब पार्टी के लिए काम करे एक तरह से, ठीक है, पार्टी को गाइड करें। लेकिन अब उनका टाइम आ गया है, जैसे एक प्रोटोकॉल बीजेपी में भी है, अब वो कितना फॉलो होता है पता नहीं, लेकिन 75 साल के अगर आप हो जाते हैं तो यू शुड रिटायर, ठीक है, आप छोड़ दीजिए पार्टी, मतलब पार्टी में आप ये सब कार्यभार नहीं लीजिए, मिनिस्टर मत बनिए, ये सब मत करिए आप, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को संन्यास लीजिए। ये उनके अभी भी है कंसेप्ट में, अब देखते हैं कितना फॉलो करते हैं, बट जस्ट आई वांट टू टेल यू। ओके तो ये इनका ये था कंसेप्ट, ठीक है। के कामराज देन चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, द प्लान एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग एंड रिजनरेटिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय आस्किंग द सीनियर लीडर होल्डिंग मिनिस्ट्रियल पोजीशन टू रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिस एंड डेडिकेट देमसेल्फ टू रीबिल्डिंग द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये पर्पस था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, आप तो देखिए। अगला क्वेश्चन एनआरआईज के ऊपर है भाई। एनआरआई देखिए वो लोग होते हैं, आपके नोन में भी आपके फ्रेंड होंगे जो फॉरेन में कहीं जॉब कर रहे हैं, लेकिन इंडियन सिटीजन है, उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप नहीं ली है। तो कहने का मतलब है एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन। अगर मैं रेसिडेंट हूँ इंडिया का तो मैं एनआरआई नहीं हूँ, मतलब मैं रेसिडेंट इंडियन हूँ, लेकिन वो इंडिया में नहीं रह रहा, दैट्स व्हाई ही इज द नॉन रेसिडेंट इंडियन, वो इंडिया से बाहर रह रहा है, कहानी खत्म। तो जो इंडियन है वो इंडियन है, एक बात दिमाग में रखिए, वो कहीं भी रहे इंडियन है वो। तो क्या इंडिया की सारी चीज़ें, बिल्कुल मैं वोट कास्ट कर सकता हूँ, वो भी वोट दे सकता है, बस कंडीशन ये है कि उसे इंडिया में आना के देना पड़ेगा। अभी तक ऑनलाइन वाला प्रोसीजर हमारे पास नहीं है, ऑल दो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कर पाते हैं, दे हैव देयर जो एम्बेसीज में पोस्टेड है, दे कैन डू दैट, ओके, उनके लिए सिस्टम पोस्टल वाला है एंड ऑनलाइन सिस्टम उनके लिए, लेकिन जो एनआरआईज हैं अभी तक उनके लिए वो सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं किया गया है। सो दे मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज। बिल्कुल एनआरआई वेदर दे हैव एक्वायर्ड द सिटीजन ऑफ अदर्स कंट्री। देखिए अगर जहां आपने दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर किया वहीं पे आप एनआरआई नहीं, फिर आप दूसरी कंट्री के बन गए, तो ये वाला तो हटा दीजिए, बिकॉज उसके बाद और नॉट एलिजिबल टू वोट। क्यों एलिजिबल टू वोट भाई, आप दूसरी कंट्री के हो गए ना, आपने दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया, दूसरी कंट्री का पासपोर्ट बना लिया आपने, ठीक है। तो सेकंड वाला गलत है। एलिजिबल एनआरआई टू रजिस्टर बाय फिलिंग अप द 6A फॉर्म, बिल्कुल 6A फॉर्म उन्हीं के लिए है जो एनआरआईज हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला सही है, ओके। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर मुझे थर्ड नहीं भी पता है, लेकिन अगर मुझे पता है कि सेकेंड वाला नहीं है तो भी मैं कर सकता हूं। कैसे, देखिए सेकेंड वाला हटा दीजिए, क्या बचा, देखिए थर्ड वाला नहीं पता है, फर्स्ट वाला तो समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट वाला है,
फर्स्ट वाले में तो कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगर मुझे नहीं पता है, देखिए सबको सब नहीं पता होता और ना पता होना चाहिए, ऑप्शन से निकालिए आंसर इसका, ठीक है। ये अपने आप में टफ ऑप्शन है, छोटा मोटा ऑप्शन नहीं है। आपको इलेक्शन कमीशन की साइट खोलनी पड़ेगी, उसके अंदर मिलता है कि कौन से प्रोटोकॉल ओवरसीज के लिए क्या है, एनआरआई के लिए क्या है। अरे कौन पढ़ता है इतना, किसको टाइम है इतना, लेकिन विद ऑप्शन यू कैन डू दैट, बिकॉज आपको इतना समझ में आ रहा है सेकंड वाला गलत है भाई, सेकंड वाला जहां जहां गलत करिए, फर्स्ट वाला समझ में आ रहा है कि एनआरआई को प्रेजेंट होना पड़ेगा, एनआरआई के लिए ऑनलाइन वाला नहीं, तो थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे, यू कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए। हाँ, अगला क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखिए पर्पस क्या है डीपीएसपी का, डीपीएसपी हमारे आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक है, पार्ट 4 में आता है। इट इज अ इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट, स्टेट मतलब सेंटर एंड द स्टेट बोथ, ओके। एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था टू द वाइसरॉयज के लिए था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, और एक फॉलो किया जाएगा, मतलब एक गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह से ना बोला गया है कि भाई आप फॉलो करिए जब आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हों। क्या ये इन्फोर्सिएबल है बाय द कोर्ट? नहीं, इन्फोर्सिएबल नहीं है, ठीक है। जब गवर्नमेंट के पास पैसे हो, रिसोर्सेस हो, तो गवर्नमेंट उसको करे। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, आर्टिकल नंबर 40 में क्या लिखा है, स्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, विलेज पंचायत, गार्डियन प्रिंसिपल। हमने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ दिया ना, तो हमारे पास रिसोर्सेज आ गया, हमने जोड़ दिया, हमने एक डीपीएसपी को पूरी तरह से भाई मुकम्मल कर दिया, समझे आप। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ गांधी जी की आइडियाज की बात नहीं हो रही है। ले डाउन द पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल, बिल्कुल, मतलब एक तरह से आपको पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करेगा। जैसे बिहार की गवर्नमेंट ने बोला दारू बैन, भाई लिखा है यहाँ पे डीपीएसपी में लिखा है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को आप बैन करिए। अब बिहार की गवर्नमेंट तो पता ही है, ऊपर नीचे से पैसा आ रहा है इधर उधर से, दारू उधर भी चलती है अभी भी, ठीक है। लेकिन बिहार में एंटर करो तो सबसे पहले बोलते दारू तो नहीं है, बोले नहीं है, अगर अब एक ठर्रा दे दूंगा ना तो बोलेगा हाँ जा बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा है मैंने वैसा वहाँ पे, मतलब होते हुए सब चीज़ें होती है वहाँ पे। लेकिन चलिए क्या बोले अभी, ओके। बहुत सारे स्टेट्स ने दारू बैन किया लेकिन वापस से रीइंट्रोड्यूस किया। तमिलनाडु इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल, जयललिता ने भी किया था, ओके। जयललिता उसके ऊपर इलेक्शन भी जीती थी, अब तो बेचारी नहीं रही। हाँ, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, वही है, वेलफेयर, इकोनॉमिक जस्टिस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, इसके लिए है वो, ओके। बहुत सारी चीज़ें डीपीएसपी जब करेंगे तो डिटेल में करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा मैं, अगर दोनों में डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में अगर कोई डिबेट हो तो कौन जीतेगा? फंडामेंटल राइट जीतेगा, मतलब प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, समझाने का तरीका है बस। फंडामेंटल राइट्स को कौन से केस में बोला गया है? मिनर्वा मिल केस, 1980 में, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव पावर इज नॉट करेक्टली मैच? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यूनियन लिस्ट है, बिल्कुल। अभी शेड्यूल 7 अगेन याद करिए, कौन से ईयर है, देखिए 2012 में, जबकि 2011 में सेम टाइप का क्वेश्चन किया था ना हमने। शेड्यूल 7, ठीक है। कितने यूनियन लिस्ट किसके पास है? सेंटर के पास है। स्टेट लिस्ट किसके पास है? स्टेट के पास है। सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास कॉन्करेंट लिस्ट है। रेसिड्यूरी पावर किसके से पास है भाई? रेसिड्यूरी पावर आपको पता है ना, अंडर आर्टिकल नंबर 248 किसके पास है? सेंटर के पास है, लोकल गवर्नमेंट के पास क्यों रहेगी? तो बी ऑप्शन इज अ नॉन करेक्ट, ठीक है। चलिए इसको समझाऊंगा नहीं मैं, ऑलरेडी बहुत समझाया मैंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंग्विश फैक्टर बिटवीन द प्रेशर ग्रुप एंड द पॉलिटिकल पार्टी? अच्छा बताइए, आरएसएस में और बीजेपी में क्या अंतर है? आरएसएस इज अ प्रेशर ग्रुप और बीजेपी इज अ पार्टी। आपको तो पता है, ये बीजेपी के जो लोग आए हैं, बीजेपी में जो लोग हैं, दे आर समवेयर कनेक्टेड टू द संगठन, मतलब आरएसएस। तो प्रेशर ग्रुप क्या पार्टी बनाता है क्या? नहीं भाई, प्रेशर ग्रुप का पार्टी बनाएगा, मतलब प्रेशर ग्रुप क्यों, मतलब पॉलिटिकली इंगेज करेगा अपने आप को। मोहन भागवत भले कुछ भी बोल रहे, क्या मोहन भागवत इलेक्ट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। तो मोहन भागवत मतलब इस टाइम पे आरएसएस से जुड़े हैं, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप डज नॉट सीक एक्टिव पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टी करती है, बीजेपी करती है पॉलिटिकल पावर, प्रेशर ग्रुप नहीं करता है। प्रेशर ग्रुप बैकहैंड में रहता है, जैसे कि आरएसएस है। चलिए, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। अगला क्वेश्चन, while proclamation of emergency is in power, the duration of the Lok Sabha can be extended for a period of 1 year at a time. 1 year at a time किधर गया? 1 year at a time, एक एट अ टाइम, 1 साल के लिए आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और जैसे ही आपका खत्म होगा इमरजेंसी, वैसे ही आपको री इलेक्शन कराने पड़ेंगे विद इन 6 मंथ, ठीक है। चलिए, अभी सब चीज़ें इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो यू कैन हैव अ लुक। देखिए,
Article 38(2) of the Constitution, 83(2) of the Constitution of India state that the normal tenure of the Lok Sabha is for 5 years from the day of its first meeting. देखिए आज ही मैंने पंचायत का टॉपिक पढ़ाया था, पंचायत का क्वेश्चन आया था, वहां पे भी लिखा था कि पंचायत का जो टाइम पीरियड है कब से चालू होता है, फ्रॉम द डे ऑफ द इट्स फर्स्ट मीटिंग, वहां से चालू होता है. सब जगह पे वही लाइन लिखी है जो आर्टिकल नंबर 243 आई थिंक ई में लिखा है, वो यही लिखा है, फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट मीटिंग पंचायत के लिए. तो देखिए सब जगह पे हम कनेक्ट करिए. देखिए अब क्यों कनेक्ट कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि पंचायत के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन करा दिया है मैंने, तभी तो कनेक्ट कर रहा हूं आपके साथ. मेरे साथ जुड़िए भाई, ये सब चीजें आराम से बहुत आसान लगेंगी. However, sorry, my mistake. During a national emergency under Article 352, sorry, the Parliament may extend the term of Lok Sabha 1 year at a time, but this extension cannot continue beyond 6 months after the emergency ceased to operate. मतलब जैसे इमरजेंसी खत्म हुई 6 महीने के अंदर आपको री इलेक्शन कराने हैं. और एक और बात, आर्टिकल 352 में एक वर्ड ऐड किया है, कैबिनेट वर्ड लिखा है. कैबिनेट की रिटर्न मंजूरी पे रिटर्न में एडवाइस देंगे, रिटर्न में लिख के देंगे पीएम को, तब जाके वो क्या करेंगे, इमरजेंसी लगाएंगे. 44th अमेंडमेंट के बाद कैबिनेट वर्ड जोड़ा गया, तो दिमाग में रखिए कैबिनेट वर्ड इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. अरे कितने क्वेश्चन है. विथ रिगार्ड टू द पावर ऑफ राज्यसभा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. क्या, चलिए मैं बात कर लेता हूँ. ऑप्शन गया साइड में. क्या राज्यसभा मनी बिल पास करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी ना. मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा. मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? आर्टिकल 109 में क्या लिखा है? मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में. राज्यसभा की पावर है, राज्यसभा की बहुत लिमिटेड पावर है. क्या राज्यसभा की कोई पावर है इसको रिजेक्ट करना, अमेंड करना? नहीं है भाई. राज्यसभा उसके वजह से डिस्कशन कर सकती है. क्या राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट भैया, बजट. क्या बजट नहीं डिस्कस कर सकते वो लोग? बजट के ऊपर वोटिंग भले करे ना करे, बजट तो डिस्कस कर सकते हैं ना वो लोग. तो यहाँ पे क्या पूछा था? नॉट करेक्ट. तो यस करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट. वेर नो पावर ऑन वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, बिल्कुल नहीं कर सकते. ये मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है. तो यहाँ पे सी इज द राइट एज पर द ऑप्शन इट इज करेक्ट. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं. इतना ही था आज के लिए. अगले वीडियो में आई थिंक इतना खत्म हो गया ना. हाँ, और फिर उसके बाद अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ आऊँगा मैं. बने रहिए मेरे साथ. चैनल को प्रमोट करिए, वीडियो को प्रमोट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए. तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय. अगले वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.